हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस। अर्जुन, आवाज आ रही है आपको? यस सर। कल वाले में कोई डाउट है? हम्म, चलो आप लोग नोट डाउन करो। सबसे पहले हमें देखना है कि सॉफ्टवेयर हमें कौन सा इंस्टॉल करना है ना? तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले हम किस पे काम करना सीखेंगे। आइडल पे, है ना? तो हेडिंग डालो, हाउ टू डाउनलोड पाइथन आइडल सॉफ्टवेयर। पीछे क्लियर दिख रहा है सबको? पीछे दिख रहा है ना अच्छे से? तो पाइथन का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए आपके पास ऑफिशियल एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, python.org। इस वेबसाइट का नाम लिख लो। तो पाइथन का एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, python.org। इस वेबसाइट से जाके आप पाइथन का लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो कल मैंने बताया था कि पाइथन का अभी करंट कौन सा वर्जन चल रहा है? 3.11.4। तो उसी लेटेस्ट वाले वर्जन को आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है? और सबके सिस्टम में आजकल तो विंडो 10 ही होगा ना? किसी के सिस्टम में विंडो 7 तो नहीं है? तो है सर, मेरे में 7 है। विंडो 7 में ये वाला लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि अब जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो विंडो 10 और 11 के लिए आते हैं। तो अगर आप विंडो 7 में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल होगा ही नहीं। ठीक है? क्योंकि अब विंडो 7 के लिए अब सॉफ्टवेयर नहीं आते। अगर विंडो 7 पे अगर आपको काम करना है, किसी के लैपटॉप में अगर है, वैसे तो होगा नहीं, कम ही होगा। तो बेस्ट ये है कि आप लोग फॉर्मेट करके विंडो 10 डलवा लो। और अगर नहीं फॉर्मेट करना है तो फिर पुराना वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, 3.5 या 3.6। आ रही बात सामने? तो उसमें फिर नए जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो काम नहीं करेगा पुराने वर्जन में, है ना? तो हमें मोस्टली नए वाले वर्जन पे काम करना सीखना है। तो अब आप क्या करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ डाउनलोड कैसे करना है। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को घर पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप python.org वेबसाइट ओपन करोगे गूगल क्रोम पे, है ना, तो आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको केवल डाउनलोड पे होवर करना है, क्लिक नहीं करना, है ना? तो जैसे ही आप डाउनलोड पे होवर करोगे माउस पॉइंटर को, तुरंत आपको पाइथन 3.11.4 डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड फॉर विंडोज। पीछे दिख रहा है सबको? हाँ, पीछे आ रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? चलो एक दो दिन में इसका सोल्यूशन मैं करवाता हूँ। तो यहाँ पे जब होवर करोगे तो इस पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपका ये जो पाइथन, हाँ, बंद कर दो सही से। तो 3.11.4 इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा ना? तो सबसे पहले आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब जब डाउनलोड कर लोगे, ये करीब 24.2 MB का होता है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है ना? तो इसको जब आप डाउनलोड कर लोगे, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है ध्यान से समझना। इंस्टॉल करते समय आपको एक सेटिंग इसमें करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने सुना होगा कि कोई भी जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसका हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होता है।
है ना। अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि पाइथन का जो प्रोग्राम आप बनाओगे ना, जहां पे आपका ये इंस्टॉल हुआ है वहीं पे प्रोग्राम आपको बना के सेव करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप पाइथन का प्रोग्राम कहीं पे भी बना के कहीं से भी रन कर सकते हो। आप चाहो तो पाइथन का प्रोग्राम डेस्कटॉप पे बनाओ, सी ड्राइव में बनाओ, डी ड्राइव में बनाओ, कहीं पे भी बनाओ। तो आपको एक बार इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करोगे इंस्टॉल करते समय तो अभी जो मैं आज आगे बताने वाला हूं वो काम नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पीछे कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आवाज आ रही है ना पीछे सबको? तो इंस्टॉल करते समय आप लोगों को क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल इसका सेट करना होगा। ठीक है, तो पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है सबको क्लियर हो गया? तो बस आपको python.org पे जाना है और यहाँ डाउनलोड पे होवर करके और इस पे जैसे ही क्लिक कर दोगे आपका पाइथन का आइडल का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। 3.11.4 लेटेस्ट यही चल रहा है। और जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है ध्यान से समझना। तो अब आप डाउनलोड वाले फोल्डर में जाओगे और यहीं पे आपका वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो आपने डाउनलोड किया होगा और इस पे डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे इसको, है ना, तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे में मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, आप वाले में ना इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, है ना। और डायरेक्ट आप इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करना, पहले एक सेटिंग करनी होगी, बताया था मैंने। तो सेटिंग करने के लिए आपका क्या करना होगा, आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस लाइन को लिख लो। और ये वाला लाइन जो है ना, ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये ऑप्शन आपका नीचे दिख रहा होगा और इसको चेक करना मैंडेटरी है। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होगा, ये वाला ऑप्शन ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल का जो ऑप्शन है ना, इसको आपको चेक करना होगा। बाकी सब सेटिंग आपको कुछ नहीं करना, जो डिफॉल्ट है उसको डिफॉल्ट रहने देना। इतना समझ में आ गया सबको? पीछे कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का एडवांटेज ये होगा कि आप पाइथन का प्रोग्राम कहीं पे भी बना के कहीं से भी रन कर सकते। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कर दोगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो पाइथन का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है सबको क्लियर है? सर गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से बता दीजिए, अनीता बोली। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है python.org, और इस वेबसाइट पे जाके आपको डाउनलोड पे होवर करना है और यहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। इतना समझ में आ गया? यस सर। और उसके बाद डबल क्लिक करके और अभी जो मैंने एक सेटिंग बताई थी उसको चेक करके इन्वायरमेंट वेरिएबल को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दोगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। तो आइडल का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है सबको क्लियर? कोई डाउट पीछे आ रहा है समझ में? अब जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे ठीक है, अब इस पे आपको काम कैसे करना है ध्यान से समझना। अब हेडिंग डालो हाउ टू, पीछे दिख रहा है कि साइज और बड़ा कर दूं? और बड़ा कर दूं?
अब दिख रहा होगा? हाँ अब दिख रहा है ना? अब हमें पाइथन में बेसिक प्रोग्रामिंग सीखनी है। तो पाइथन में बेसिक प्रोग्रामिंग करने के 3 अलग अलग डिफरेंट वे हैं। तो लिख लेना, इसमें 3 अलग अलग वेज होता है कोडिंग करने का। सबसे पहले को हम बोलते हैं इंटरएक्टिव मोड। दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। और तीसरा होता है आइडल मोड। तो पाइथन में हम 3 अलग अलग वे में कोडिंग कर सकते हैं और इन्हीं को 1 बाय 1 हमें डिटेल में देखना है। तो आज हम सबसे पहले इंटरएक्टिव मोड में हम काम करना सीखेंगे, ठीक है? और तीनों वे का अपना अलग अलग एडवांटेज है। वैसे मेन हमें सारा काम आइडल मोड में करना होता है। इंटरएक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड बस आपको नॉलेज के लिए है, इंटरव्यू में पूछते हैं तो उसके लिए आपको आना चाहिए, ठीक है? तो आप फर्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू वर्क विथ इंटरएक्टिव मोड। नोट कर लो इतना। अनीता, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। प्रॉपर आप लोग नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना इसका। और आज आप लोग सब लोग नीचे मधुर सर से गूगल क्लासरूम का लिंक ले लेना, है ना? तो आज वाला क्लास का मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो अगर मान लो घर पे प्रैक्टिस करते हो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो रिकॉर्डिंग सुन के फिर से उसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ठीक है? कल वाला भी सर रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो जो जो ऑनलाइन है मधुर सर से बात करके गूगल क्लासरूम का लिंक ले लेना आप लोग। यहां तक हो गया सबका? कोई डाउट? अब इंटरेक्टिव मोड में हम काम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इसको। तो जब आप आइडल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, इन तीनों मोड में काम करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका आइडल का जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, है ना? यस सर। तो आइडल का जब सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लोगे तो अब इंटरेक्टिव मोड को ओपन करने के लिए आपको रन में जाना है और यहाँ पे CMD टाइप करना है। CMD का मतलब क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट। तो जैसे ही रन में CMD टाइप करोगे आपका इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। लिख लो, रन में आपको CMD टाइप करके और इंटर कर देना है। CMD का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। आपका ब्लैक स्क्रीन आएगा, मैंने कलर चेंज कर रखा है ताकि आप लोग को दिख जाए, है ना? अगर आप लोग भी कलर चेंज करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट का कलर क्या आता है? ब्लैक एंड ब्लैक आता है ना? यस सर। तो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना, राइट क्लिक करके, और यहाँ से कलर और चेंज कर लेना, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेना। बात समझ में आ रही है सबको? तो आपको वैसे कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप ब्लैक पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पाइथन टाइप करके और इंटर कर देना है। और जैसे ही आप पाइथन टाइप करके इंटर करोगे आपका इंटरएक्टिव मोड ओपन हो जाएगा। बंद कर दो।
लेट कैसे? सर लाइक टू वो जैसे आप सर ऑनलाइन था ना। ठीक है ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? तो जैसे ही आप पाइथन लिखोगे और इंटर करोगे, तुरंत आपका इंटरेक्टिव मोड का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अगर आपने आइडल अच्छे से इंस्टॉल किया होगा और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया होगा तभी आएगा। अगर आपने गलती से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन जो सेटिंग मैंने बताया था वो इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर आपने सेट नहीं किया तो फिर यहाँ सिंटेक्स एरर आ जाएगा, काम ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो जैसे ही आप पाइथन टाइप करके इंटर करोगे, आपका ये पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इस 3 ग्रेटर देन का जो साइन आ रहा है ना, 3 बार ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसको पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, लिख लेना, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। 3.11.4 दिखा रहा है। तो इस तरह से आपका इंटरेक्टिव मोड ओपन हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो इंटरेक्टिव मोड कैसे ओपन करना है सबको आ गया समझ में? हेलो, लेट कैसे हो गया आप? बैठो। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो इंटरेक्टिव मोड को कैसे ओपन करना है सबको क्लियर हो गया? अब इस पे हमें अलग अलग काम करना है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीखना है ना? स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी आप लोगों को सिंटेक्स समझना है कि पाइथन में सिंटेक्स कैसे कैसे लिखना होता है ना? तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब मान लो मेरे को क्या करना है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है पाइथन के थ्रू, है ना? तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले लेना। मान लो मैंने वेरिएबल का नाम क्या ले लिया, डेटा ले लिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। और इसमें मैं एक मैसेज टाइप करूंगा। और मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में आप लोग को बताया था, 3 तरह का डेटा टाइप बताया था, याद है? होल नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर, और डेसिमल नंबर को? फ्लोट, और स्ट्रिंग में हमें कैरेक्टर देना होता है। और ये भी बताया था कि जब भी आप स्ट्रिंग दोगे तो उसको सिंगल या डबल कोट में देना मैंडेटरी होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम मैसेज जब भी देंगे सिंगल या डबल कोट में देना मैंडेटरी है। अब यहाँ से मैंने सिंपल सा एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू यूकेट। अब इस मैसेज को मेरे को डिस्प्ले करना है। तो पाइथन में हमेशा आप याद रखना कि पाइथन में किसी भी वेरिएबल को या मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए इसमें प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा और उस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को पास कर दूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा आपका मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ये बात समझ में आया यहाँ तक? तो ये दोनों लाइन आप नोट कर लो। तो पाइथन में एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कैसे कैसे कोड लिखना होता है सबको आया समझ में? और पाइथन आपका केस सेंसिटिव होता है, तो जो चीजें स्मॉल है उसको स्मॉल लिखना है, जो चीजें कैपिटल है उसको कैपिटल लिखना है। गलती से अगर आपने प्रिंट फंक्शन कैपिटल में लिख दिया तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो मोस्टली आपको सारी चीजें स्मॉल में लिखनी है।
यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा आपका आउटपुट आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन पीछे आ रहा है समझ में सबको? सर वाटर बॉटल है आपको किसी बच्चे की? पता नहीं। ये वाटर बॉटल मन करेगा। हाँ पीछे दिख रहा है ना सबको? यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने? तो जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ऐसे ही आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, है ना? सिस्टम पे 2 बार 4 बार करोगे तो ये सिंटेक्स आपको याद हो जाएगा। अब मान लो मेरे को 2 नंबर को छोटा सा ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए और ए में मैंने 10 स्टोर कर दिया, है ना? लास्ट में बॉटल है क्या कोई पानी की? लास्ट में बॉटल रखी कोई? किसी को नहीं बच्चे यही नीचे खड़ा है वो बंद कर दिया। अब ए में मैंने 10 स्टोर कर दिया। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा वो? इंटीजर। इंटीजर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर। और बी में मैंने 20.5 स्टोर कर लिया। अब अगर मैं बी का टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा? फ्लोट। फ्लोट आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इन दोनों नंबर को मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप बताओ जब मैं सी को प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? 30.5। दोनों नंबर ऐड हो चुका होगा ना? Yes, 30.5 आएगा ना? 10 और 20.5 को ऐड करोगे तो 30.5 आएगा ना? तो इसका मतलब अगर मैं सी का भी अगर टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा? फ्लोट आएगा। अब मेरे को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा और प्रिंट में मैं सी को पास कर दूंगा। तो ये छोटा सा मैंने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया। ये देखो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो पाइथन में प्रोग्राम बनाना बहुत इजी है। यही चीज अगर आपको C++ जावा में बनाना होता तो मल्टीपल लाइन का कोड आपको लिखना पड़ता। यहाँ पे 2 लाइन में आपका काम हो गया। नोट कर लो। तो ऐसे ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करनी है आपको। सिंटेक्स समझना है कि कैसे कैसे सिंटेक्स पाइथन में लिखा जाता है। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। अनीता आ रहा है समझ में? yes sir. अर्जुन कोई डाउट है? नो सर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पीछे आ रहा है समझ में सबको? अब देखो, अब मैं चाहता हूं ना कि यहाँ पे मेरा आउटपुट तो आ गया लेकिन मेरे को पता नहीं लग रहा है कि ये एडिशन का आउटपुट है। तो मैं चाहता हूं कि इस आउटपुट के साथ साथ ना मैसेज भी आए, मतलब वो बताए कि ये जो आउटपुट है वो एडिशन का है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट के अंदर एक मैसेज लिखूंगा ऐड इक्वल टू, और मैसेज और वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए बीच में कॉमा लगाते हैं। ये आपका ऐड इक्वल टू मैसेज हो गया, डबल कोट के अंदर है ना, मैसेज हो गया। और ये आपका वेरिएबल है। तो मैसेज और वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए क्या लगाते हैं? कॉमा। अगर गलती से आपने कॉमा लगाना भूल गए तो तुरंत सिंटेक्स एरर आ जाएगा और वो बताएगा कि आप कॉमा लगाना मिस कर गए। तो ये देखो, यहां तक बात समझ में आई? अब मैं क्या करता हूं, कॉमा लगाना मैं भूल गया, दोबारा से मैं रन कर रहा हूं, है ना?
तो आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगा। ये देखो सीधे सीधे बता रहा है कि आप कॉमा लगाना भूल गए, बता रहा है। तो यही सब सिंटेक्स आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। और इंटरेक्टिव मोड में एक बार अगर आपने कुछ गलती कर दी तो उसको आप सही नहीं कर सकते, फिर से आपको लिखना होगा। और ये भी याद रखना कि इंटरेक्टिव मोड में जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये कहीं पे सेव नहीं होगा, ठीक है। ये केवल प्रैक्टिस करने के लिए है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पाइथन में प्रोग्राम बनाऊं और वो सेव करके रखना है मेरे को, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट और आइडल वाला मोड यूज करेंगे जो आगे आएगा। अभी तो हमें प्रोग्राम बनाना सीखना नहीं है, अभी तो हमें प्रैक्टिस सीखना है, सिंटेक्स देखना है कि क्या क्या होता है। तो उसको सेव करने की हमें जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए हम इंटरेक्टिव मोड पे काम कर रहे हैं। अभी हमें स्टेप बाय स्टेप सिंटेक्स देखना है, और जब सिंटेक्स की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी तब हम स्क्रिप्ट और आइडल में प्रोग्राम बना के इसको सेव करके रखेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? नोट डाउन कर लिया सबने? कोई कंफ्यूजन? तो स्टेप बाय स्टेप सबको समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे काम करना है? यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? अब मैं चाहता हूं कि जो ए और बी मैंने वैल्यू ली थी, अब उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। उन्हीं दोनों नंबर को मैं सब्सट्रैक्ट भी करना चाहता हूं, मल्टीप्लाई भी करना चाहता हूं, डिवाइड भी करना चाहता हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सी इक्वल टू ए माइनस बी कर दूंगा। तो अब ए में 10 था और बी में 20.5 था, तो अब सब्सट्रैक्ट जब करेगा तो अब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी ना। यस सर। और मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया प्रिंट में, और मैसेज में मैंने लिख दिया सब, ताकि मेरे को पता चल जाए ये जो रिजल्ट है वो सब्सट्रैक्शन का है। ये देखो, तो इस तरह से हमने दो नंबर को ऐड किया, दो नंबर को हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। आ रहा है समझ में सबको? नोट डाउन करते चलना सब लोग, आउटपुट मत लिखना, ये वाला आउटपुट मत लिखना, ये तो अपने आप आएगा, केवल इनपुट आपको लिखते चलना है ना। और जैसे ही इंटर करोगे आपका आउटपुट अपने आप आता जाएगा। तो सिंटेक्स 1 बाय 1 समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे कैसे इसमें काम करना है? तो 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद हो जाएगा आपको, सिंटेक्स, है ना। अब दोनों नंबर को मेरे को मल्टीप्लाई भी करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए सिंबल कौन सा लगाते हैं पता होगा आपको? एस्ट्रिक लगाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक बोलते हैं। तो अब ये दोनों नंबर को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। और इसको मैंने डिस्प्ले भी कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, है ना। तो प्रॉपर काम कर रहा है सही से। तो 10 में अगर 20.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट यही तो आएगा। तो वही दो नंबर को हम ऐड भी कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी किया हमने, और इसको डिवाइड भी करेंगे। तो डिवाइड के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश आता है, फॉरवर्ड स्लैश ना, तो फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो यही सब सिंटेक्स आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। इस तरह से हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने बना दिया। दो नंबर को ऐड कर रहा है, दो नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, दो नंबर को डिवाइड कर रहा है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, पीछे आ रहा है समझ में सबको? तो पाइथन में प्रोग्राम्स बनाना बहुत ही इजी कर रखा है अनदर लैंग्वेज के कंपेयर में, अगर हम देखें तो। नोट कर लिया यहाँ तक? नोट कर लिया सबने? तो सेम ऐसे ही आप लोग को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ना। और सिस्टम पे जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
साथ साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है। अब दो फंक्शंस के बारे में आप नोट कर लो। अभी मैंने आपको प्रिंट फंक्शंस के बारे में बताया ना, तो प्रिंट फंक्शन के बारे में आप नोट कर लेना होता क्या है। एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है और एक टाइप नाम का फंक्शन होता है। तो यही सब फंक्शंस के नाम आप लोग को याद रखना है कि कौन सा फंक्शन काम क्या करता है। तो किसी भी वेरिएबल का अगर आपको डेटा टाइप पता करना है कि वो इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है, तो पता करने के लिए आपको टाइप नाम का फंक्शन यूज करना होगा। अभी जैसे मैंने a में 10 दिया था, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि वो इंटीजर है। अब मेरे को वेरीफाई भी करना है कि सिस्टम रियल में उस वेरिएबल को इंटीजर बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आप टाइप का यूज करके पता कर सकते हो कि ए का वेरिएबल का टाइप क्या है, बी वेरिएबल का टाइप क्या है, सी वेरिएबल का टाइप क्या है। और ये भी याद रखना कि पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, हर डेटा टाइप की अलग अलग क्लास बना रखी है। तो अगर आप ए का टाइप पता करोगे ना, तो वो बताएगा क्लास इंट, मतलब क्लास इंट टाइप का है। तो पाइथन में जितने भी डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है ना, उन सबकी अलग अलग क्लास बना रखी है और उसी क्लास के अंदर हर डेटा टाइप को डिफाइन करके रख दिया है। हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती। कल बताया था। यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? सबका हो गया? अनीता यहां तक हो गया? यस सर। तो प्रिंट और टाइप दोनों फंक्शन के बारे में क्लियर हो गया सबको? प्रिंट क्या करता है? डिस्प्ले करता है। और टाइप डेटा टाइप करता है। अब यूज कैसे करेंगे देखो। अब यहीं पे मैंने टाइप का यूज करके ए का टाइप पता किया। क्लास इंट बता रहा है, यस सर। मतलब ए वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंट। आ रही बात समझ में? पीछे आ रहा है समझ में? दिख रहा है ना? अब यहीं पे अगर मैं टाइप बी करूंगा तो क्या बताएगा? अगर मैं टाइप सी करूंगा तो क्या बताएगा? लो। और अगर मैंने टाइप डेटा किया, डेटा वेरिएबल बनाया था ना ऊपर स्टार्टिंग में, तो इसका क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि टाइप फंक्शन का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं कि एंड वो सर टाइप टाइप सी भी करेंगे तो क्या आएगा सर? अभी किया तो है, फ्लोट आ तो रहा है। अच्छा। देखा किया था।
ओके। तो प्रिंट और टाइप दोनों फंक्शन का यूज आप लोगों को क्लियर है? तो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे ये सब फंक्शन। तो यही सब फंक्शंस आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सबने नोट डाउन कर लिया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहां तक तो पूछ लेना। हो गया? अब मान लो आपने इंटरेक्टिव मोड में ये सारा काम कर लिया आपने। अब मेरे को स्क्रीन को ना क्लियर करना है। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है? स्क्रीन को क्लियर करना है। तो हेडिंग डालो, हाउ टू क्लियर द स्क्रीन। हाउ टू क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? तो हेडिंग डालो, हाउ टू क्लियर द स्क्रीन। अब इतना आपने काम कर लिया, अब आपको स्क्रीन को क्लियर करना है ना। तो क्लियर करने के लिए हमें पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है, उसको हमें कॉल करना होगा। तो उस लाइब्रेरी का नाम है इंपोर्ट ओएस। ओएस का फुल फॉर्म लिख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, लिख लेना, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है। पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी अगर आपको कॉल करना होता है तो उसके लिए इंपोर्ट नाम का कीवर्ड यूज करना होता है। बिना इंपोर्ट कीवर्ड यूज किए आप किसी भी लाइब्रेरी को कॉल नहीं कर सकते। तो इंपोर्ट लिख लेना आपका एक कीवर्ड है, और ओएस आपकी प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है। ठीक है? और इसी ओएस लाइब्रेरी के अंदर एक सिस्टम नाम का फंक्शन होता है। तो जब तक उस फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे तब तक आप अपने स्क्रीन को क्लियर नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ओएस लाइब्रेरी के अंदर डॉट लगाऊंगा, और इसके अंदर सिस्टम नाम का एक फंक्शन होता है। और इस सिस्टम फंक्शन में आपको एक पैरामीटर पास करना होगा डबल कोट के अंदर, CLS। CLS इसमें पैरामीटर है, और CLS का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लियर द स्क्रीन। अब ये लाइन जैसे ही लिख के आप इंटर करोगे, आपका जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा। जो भी आपने काम किया था वो सब गायब हो जाएगा। तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्या यूज करना है, सबको समझ में आया? ओएस आपकी क्या है? लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी के अंदर सिस्टम क्या है? फंक्शन है। और उस सिस्टम फंक्शन के अंदर CLS नाम का पैरामीटर आपको पास करना है डबल कोट के अंदर। तो सिंटेक्स आपको ध्यान ध्यान से समझना है। सिंटेक्स में थोड़ा भी अगर गलती कर दिए तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपने CLS को डबल कोट में नहीं दिया तो सिंटेक्स रहेगा। तो यही सब रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पढ़ने हैं, याद रखने हैं। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? अब जैसे ही आप इंटर करोगे आपका स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगा। अनीता, हो गया यहाँ तक? यस सर। तो रटने वाली चीजें इसमें ज्यादा हैं, प्रैक्टिस, बस 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये सब लाइब्रेरी आपको याद हो जाएगी। क्लियर हो गया? दिखा रहा है 0 लाइन, मतलब आपने एक भी लाइन नहीं लिखा। तो जब जब आप इसमें काम करोगे और जब जब स्क्रीन को क्लियर करना होगा, इसी फंक्शन को क्या करोगे? कॉल कर लो। इतनी बात समझ में आई सबको? चलो आगे लिखो। एक दूसरी लाइब्रेरी है, सिस नाम का लाइब्रेरी आता है। सिस लाइब्रेरी का फुल फॉर्म लिख लेना, सिस्टम। सिस का मतलब सिस्टम। तो एक एक लाइब्रेरी के बारे में आपको याद रखना है कि कौन सी लाइब्रेरी से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं।
कोडिंग आपको नहीं करनी, इन सब लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस हैं, बस उनको कॉल करके उनको यूज करना आपको सीखना है। तो सिस का मतलब क्या हुआ? सिस्टम। यहां तक हो गया सबका। अब सिस लाइब्रेरी से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, ध्यान से समझना। मान लो आपने अपने सिस्टम में 1 महीना पहले पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। अब आपको याद तो होगा नहीं कि 1 महीना पहले मैंने पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था। अब आपको पता करना है कि मेरे सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो पता करने के लिए कुछ नहीं करना, सिस लाइब्रेरी यूज करोगे, सिस डॉट, इसमें वर्जन नाम का एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी होती है। अब आप कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, अभी मैंने इसको बोला और इसके पहले मैंने फंक्शन बोला था, तो फंक्शन में और एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है? हमेशा याद रखना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वर्ड के आगे जब तक पैरेंथेसिस नहीं आएगा, इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं ना। तो किसी भी वर्ड के आगे अगर पैरेंथेसिस आ गया तो समझ जाना कि वो फंक्शन है, और किसी भी वर्ड के आगे अगर हमने पैरेंथेसिस यूज नहीं किया तो वो हमारा एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी होता है। तो इसके पहले जो हमने प्रिंट यूज किया था, टाइप यूज किया था, वो फंक्शन था। सिस्टम यूज किया था, वो फंक्शन था, पैरेंथेसिस था ना। तो ये याद रखना, फंक्शन का यही पहचान होता है कि कोई भी लैंग्वेज में अगर कोई भी वर्ड लिखते हो और उस वर्ड के आगे अगर पैरेंथेसिस आ गया तो वो फंक्शन है, और किसी भी वर्ड के आगे अगर पैरेंथेसिस नहीं है तो वो क्या होगा? एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वर्जन हमारा क्या है? एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है, लिख लेना। बात समझ में आ रही है? स्मॉल ब्रैकेट आपने मैथ में स्मॉल ब्रैकेट पढ़ा है, तो प्रोग्रामिंग में उसको स्मॉल ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये चीज अभी से याद रखना, बार बार मैं ये वर्ड यूज करूंगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, इसको पैरेंथेसिस बोलेंगे, लिख लेना। प्रोग्रामिंग में इसको स्मॉल ब्रैकेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। और इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये तीनों बार बार हम यूज करेंगे, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस। प्रोग्रामिंग में ये चीज याद रखना, इसको क्या बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मैथ में हम इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते थे, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते थे, इसको लार्ज ब्रैकेट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे मैथ वाला टर्म यूज नहीं करना, प्रोग्रामिंग के टर्म में पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। कोई डाउट? तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी वर्ड के आगे अगर पैरेंथेसिस आता है तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने टाइप और प्रिंट लिखा है, इसको मैंने फंक्शन इसीलिए बोला क्योंकि पैरेंथेसिस आए गए हैं। और अगर आपने प्रिंट के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो सिंटेक्स एरर है ना। तो सिस डॉट वर्जन के बारे में समझ में आया। अब जैसे ही आप इंटर करोगे तुरंत आपका बता देगा कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया है। ये देखो बता रहा है, सारा कुछ पूरा डिटेल बता रहा है। और ये वर्जन कब आया था वो भी बता रहा है, 7 जून को लॉन्च हुआ है, 7 जून को लॉन्च हुआ है ना। यस सर। आ रही बात है हमें सबको? तो पूरा डिटेल बता रहा है कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन
इंस्टॉल्ड है। तो इस तरह से sys.version से आप ये पता कर सकते हो कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है। इतनी बात समझ में आई सबको? अनीता कोई डाउट? नो सर। यस आ रहा है समझ में? यस सर। अब मान लो आपको ये पता करना है, अभी मैंने पाइथन इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। अब मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि पाइथन का सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन कौन से लोकेशन पे इंस्टॉल हुआ है, वो सी ड्राइव में गया है कि डी ड्राइव में गया है, पूरा मेरे को पाथ पता करना है कि कौन से लोकेशन पे मेरे सिस्टम में पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। तो अगर आपको पाथ पता करना हो, लोकेशन पता करना हो, तो sys डॉट पाथ लिखोगे। और पाथ भी आपका क्या है? एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है। तो sys डॉट पाथ से आप ये पता कर सकते हो कि हमारा पाइथन का सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में कौन से ड्राइव में, कौन से लोकेशन में इंस्टॉल हुआ है। बात समझ में आई? और इन सब की आगे आपको जरूरत पड़ेगी। कल मैंने बताया था कि पाइथन में जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी लाइब्रेरी इसमें पहले से इंस्टॉल्ड होती है और बहुत सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होती। अगर आपको numpy पे काम करना है, पांडा पे काम करना है, तो वो लाइब्रेरी आइडल में इंस्टॉल नहीं होती। तो उसको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना, और इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको लोकेशन को पता करना होगा कि आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ पे है, तभी तो आप उसी लोकेशन पे लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे में पास ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि मैंने और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, एनाकोंडा भी इंस्टॉल किया है। तो आगे एनाकोंडा भी हम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी बताऊंगा। तो सारा सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जुपिटर है, स्पाइडर है ना, तो इसलिए ज्यादा बता रहा है, आप में कम बताएगा। तो दोनों का यूज क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? तो अब मेरे को इससे पता चल गया कि पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है ना, इस लोकेशन पे इंस्टॉल है, ये वाला लोकेशन, यूजर्स के अंदर, ड्यूकेट के अंदर, ऐप डेटा के अंदर, लोकल के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है। लोकेशन पता लग गया? और लोकेशन अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे दिख भी जाएगा, सी ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर के अंदर, ड्यूकेट फोल्डर के अंदर, लोकल के अंदर था ना। तो ऐसे आप जो है यहाँ पे जाके देख सकते हो। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इस लोकेशन के अंदर आपका बेसिकली पाइथन इंस्टॉल होता है। ये देखो, उस लोकेशन से मेरे को पता लग गया कि मेरा पाइथन इंस्टॉल कहाँ पे है। दिख गया आपको? ये आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लोकेशन पता लग गया मेरे को, वो देख के, है ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लो पीछे। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? और फिर से स्क्रीन को क्लियर करना है तो फिर से मैंने CLS कर दिया है ना। अब आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो साथ साथ मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा, उसको भी आप लोग को नोट डाउन करते चलना है ना, हर टॉपिक पे। अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सुन लो पहले। अभी मैंने आपको बताया कि पाइथन में किसी भी मैसेज को या वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? प्रिंट फंक्शन। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि विदाउट यूजिंग प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले ए मैसेज इन पाइथन। तो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो इंटरव्यू का। विदाउट यूजिंग प्रिंट फंक्शन, विदाउट यूजिंग प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले ए मैसेज, without using print function display a message in Python program।
मतलब पाइथन में आपको एक प्रोग्राम बनाना है और कोई भी प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करना, और आपको एक मैसेज डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यही वाला लाइब्रेरी यूज करेंगे, सिस, ठीक है। और सिस लाइब्रेरी के अंदर ध्यान से समझना, std out नाम का एक नेम स्पेस होता है और इसके अंदर एक राइट नाम का फंक्शन होता है, और राइट फंक्शन में जो भी आप मैसेज दे दोगे तो ये मैसेज को डिस्प्ले कर दे। तो यानी कि आपको प्रिंट फंक्शन अगर यूज नहीं करना और एक मैसेज डिस्प्ले करना है तो आप राइट फंक्शन का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, प्रिंट में और राइट में डिफरेंस क्या है। प्रिंट केवल मैसेज डिस्प्ले करने का काम करता है, और राइट जो है मैसेज तो डिस्प्ले करेगा ही करेगा, प्लस कैरेक्टर भी काउंट करेगा कि कितने कैरेक्टर आपने डिस्प्ले किया है, कैरेक्टर भी काउंट करेगा। ये देखो, तो जब मैंने रन किया तो मैसेज तो डिस्प्ले कर रहा है, साथ में वो 16 कैरेक्टर बता रहा है, आपने 16 कैरेक्टर को डिस्प्ले किया। स्पेस को भी 1 कैरेक्टर लेता है, याद रखना। तो 2 स्पेस है ना, तो अगर काउंट करोगे पूरा वेलकम टू डिकेट को तो 16 कैरेक्टर हो रहे, देख लो। तो राइट फंक्शन का प्लस पॉइंट है कि ये मैसेज तो डिस्प्ले करता ही करता है, प्लस कैरेक्टर काउंट करके भी बताता है। तो आंसर समझ में आ गया सबको? तो लिख लेना, सिस लाइब्रेरी है, सिस लाइब्रेरी के अंदर आपका std out नाम का नेम स्पेस होता है, और उस नेम स्पेस के अंदर राइट नाम का फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो इस तरह से आप राइट फंक्शन का यूज करके भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। स्टडी आउट क्या बताया सर? नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या होता है, अब आगे चल के जब हम अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखेंगे ना तो वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी तो हम बने बनाए लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं, आगे चल के हमें अपना खुद का लाइब्रेरी भी तो बनाना है, तो वहां पे और डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे होता है ना, ठीक है। अभी बस ये लिख लेना कि सिस आपका क्या है, लाइब्रेरी है। और सिस जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, उसको सब फोल्डर बोलते हैं, और उसी सब फोल्डर के अंदर राइट फंक्शन को डिफाइन किया गया। तो पहले फोल्डर में जाना होगा, फिर सब फोल्डर में जाना होगा, और तभी तो उसके बाद आप राइट को एक्सेस कर सकते हो। तो वही चीज है। तो सिस आपका लाइब्रेरी हो गया, और उस लाइब्रेरी के अंदर std out नाम का मान लो सब फोल्डर है, और सब फोल्डर के अंदर आपका वो फंक्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। आप सिस डॉट राइट करोगे तो वो काम करेगा नहीं, है ना। तो जैसे जैसे डिफाइन किया हुआ है फंक्शन को, उसी सीक्वेंस ऑर्डर में हमें जाना भी तो पड़ेगा। अनीता, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ ना समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। नोट डाउन कर लिया सबने? तो 1 बाय 1 लाइब्रेरी का यूज समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही सब थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, याद करने वाली चीजें हैं। चलो आगे देखो। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कीवर्ड के बारे में। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, C++, जावा, .NET, PHP, पाइथन, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कीवर्ड मिलेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि कीवर्ड होता क्या है, और पाइथन में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने होते हैं। अगर मैं सी की बात करूं तो सी में टोटल 32 कीवर्ड होते थे, है ना। तो पहले कीवर्ड का डेफिनेशन नोट करो।
अभी से आप लोग को याद रखना है कि पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड होते हैं। और कीवर्ड होता क्या है, कुछ सिस्टम डिफाइंड स्पेसिफिक वर्ड होते हैं और उन वर्ड्स की पहले से ही मीनिंग डिफाइन कर दी जाती है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक इंपोर्ट नाम का कीवर्ड बताया था, तो इंपोर्ट कीवर्ड को ना आप और कहीं यूज नहीं कर सकते, उसका बस एक ही काम है, लाइब्रेरी को कॉल करना, उसको और आप कहीं पे यूज नहीं कर सकते। गलती से वेरिएबल का नाम आपको कीवर्ड के नाम से नहीं बनाना। तो जब भी आप वेरिएबल बनाओगे ना, तो वेरिएबल का नाम कीवर्ड के नाम से नहीं होना चाहिए। अगर बना दिए, सिंटैक्स एरर। तो जितने भी कीवर्ड होते हैं ना, हर कीवर्ड का अलग अलग मीनिंग पहले से डिफाइन करके रख दिया गया, और उस कीवर्ड के मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसी पर्पज के लिए उसको यूज करोगे, कहीं और यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने इंपोर्ट नाम का कीवर्ड देखा था, तो इंपोर्ट कीवर्ड केवल लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए ही यूज कर सकते हैं, उसको और मैं कहीं यूज करना चाहूं पॉसिबल नहीं है। तो कीवर्ड के बारे में आपको समझ में आ गया, कीवर्ड होता क्या है, सिस्टम डिफाइंड कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी फिक्स मीनिंग होती है। अब अगर आपको सारे कीवर्ड का लिस्ट देखना है, याद तो होगा नहीं, तो अगर आपको सारे कीवर्ड्स का लिस्ट देखना है तो हेडिंग डालो, हाउ टू सी ऑल कीवर्ड्स लिस्ट। अब अगर आपको कीवर्ड का लिस्ट देखना है तो उसके लिए एक लाइब्रेरी को आपको कॉल करना होगा, और उस लाइब्रेरी में पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सब डिफाइन करके रख दिया। ठीक है, तो अब देखें, यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करके, और लाइब्रेरी का नाम वही रखा कीवर्ड, तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कीवर्ड नाम का एक लाइब्रेरी होता है, और इस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी पाइथन में कीवर्ड होते हैं सब डिफाइन करके रख दिया। अब मेरे को देखना है, तो देखने के लिए प्रिंट के अंदर मैं कीवर्ड लाइब्रेरी यूज करूंगा, और इस कीवर्ड लाइब्रेरी के अंदर इस लाइब्रेरी के अंदर KW लिस्ट नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, एट्रीब्यूट होता है, KW लिस्ट। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा, जितने भी 35 कीवर्ड होते हैं उसका पूरा लिस्ट दिख जाएगा। बात समझ में आई सबको? तो जब भी आपको कीवर्ड का लिस्ट देखना हो, ये लाइब्रेरी कॉल करके आप देख सकते हैं। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर पाइथन में कीवर्ड का लिस्ट अगर देखना हो तो आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे। तो कीवर्ड लाइब्रेरी के अंदर KW लिस्ट नाम का प्री डिफाइन क्या होता है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। कितना नोट डाउन कर लिया? अब जैसे मैं इंटर करूंगा, सारे कीवर्ड आपको दिख गए, काउंट करोगे तो 35 कीवर्ड होंगे, और इसी कीवर्ड में लिस्ट में आपको इंपोर्ट भी दिख रहा होगा, जो अभी मैंने यूज किया था, दिखा आपको? अब जैसे जैसे आप पाइथन पढ़ते जाओगे, एक एक कीवर्ड का यूज आपको पता चलता जाएगा। जैसे अभी आपको एक कीवर्ड का यूज पता चल गया, इंपोर्ट। इंपोर्ट का काम समझ में आ गया? तो जैसे जैसे हम पाइथन पढ़ते जाएंगे, सारा कीवर्ड एक एक का यूज आपको पता चलता जाएगा। और आपको ध्यान देना है, इसमें 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ट्रू, फॉल्स और नन। बाकी सारे कीवर्ड स्मॉल में होंगे, लिख लेना। 3 कीवर्ड ऐसे हैं
जिनका पहला लेटर आपको हमेशा कैपिटल देना है, ट्रू, फॉल्स और नन, बाकी सारा स्मॉल में। अगर कीवर्ड आपने कैपिटल में दे दिया, सिंटेक्स एरर। रूल्स रेगुलेशन आपको याद रखने हैं। पाइथन आपका केस सेंसिटिव होता है। अब गलती से ट्रू में टी स्मॉल दे दिया, फॉल्स, सिंटेक्स एरर। तो ट्रू, फॉल्स और नन 3 ऐसे कीवर्ड हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? अनीता आ रहा है सामने? यस सर। चलो आगे देखिए। फिर मैंने स्क्रीन को क्या किया, क्लियर कर दिया। तो बार बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी का नाम है, हाँ जैसे आपने बोला क्लियर करना कि ओएस इंपोर्ट करा जरूरी है। हाँ हाँ। ओएस इंपोर्ट नहीं करा अरे एक बार मैंने इंपोर्ट कर दिया तो अभी तो है ना उसके हिस्ट्री में। एक बार इंपोर्ट कर दोगे तो बार बार थोड़ा इंपोर्ट करोगे। अब जब मैं बंद करूंगा तो फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार जब आपने इंपोर्ट कर दिया ना, तो बार बार इंपोर्ट नहीं करना, बस आपको यही लिखना है फिर। ओके। तो एक बार अगर आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी तो उसके हिस्ट्री में वो ऐड हो चुका है। जब बंद नहीं करोगे जब तक, तब तक वो रहेगा। एक लाइब्रेरी होती है मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, बहुत ज्यादा यूज होता है। और इस मैथ लाइब्रेरी के अंदर जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं सारा डिफाइन करके रख दिया। आपको कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन बना के दे दिया। फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है? तो मैं क्या करूंगा, मैथ लाइब्रेरी यूज करूंगा, डॉट फैक्टोरियल फंक्शन यूज करूंगा। फंक्शन का नाम भी वही रखा है, आपको याद करने में दिक्कत ना हो। मैंने 4 का फैक्टोरियल निकाला, तो 4 का फैक्टोरियल 24 होगा। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यस सर। तो किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, इजीली निकाल सकते हो। आपको कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन बना के दे दिया। और ये फंक्शन की बैक में जो कोडिंग चल रही है, सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में पूरी प्रोग्रामिंग कर रखी है, आपको नहीं करना, ऑलरेडी बना के उसने दे दिया। तो फैक्टोरियल फंक्शन का यूज करके आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। अगर आपको पावर निकालना है, पावर 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो पावर निकालने के लिए इसमें पाव नाम का फंक्शन बना दिया। पाव का मतलब पावर। इसमें क्या करोगे, 2 का पावर 4 दे दिया, 2,4। 3 का पावर 3 निकालना है तो 3,3। इस तरह से आप किसी भी नंबर का आप पावर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना सबको? तो पाव का मतलब पावर। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल किसी भी नंबर का, तो मैथ डॉट SQRT नाम का फंक्शन बना दिया, स्क्वायर रूट। तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो कितना काम आसान कर दिया। बस आपको फंक्शंस याद रखने हैं, कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग वो खुद कर रहा है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो यही सब फंक्शंस आप लोगों को थोड़े याद रखने हैं जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। और देखो, यहां तक कोई डाउट है किसी को?
नोट डाउन कर लिया सबने? नोट करते चलना सब साथ साथ में। इसमें एक फ्लोर नाम का फंक्शन होता है। फ्लोर फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, इसमें कोई भी आप डेसिमल वैल्यू दोगे उसको वो राउंड फिगर करेगा डाउनवर्ड। तो अगर आपने दे दिया 2.4 तो आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। अगर आपने 2.9 दे दिया तो भी क्या आएगा? तो हमेशा ये डाउनवर्ड करेगा। तो कोई भी डेसिमल नंबर अगर आप दोगे तो उसको वो राउंड फिगर करेगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ करेगा। फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श। तो हमेशा ये नीचे की तरफ करेगा। अगर आपको अपवर्ड करना है तो सीन नाम का फंक्शन यूज करोगे। तो 2.1 किया तो भी 3 आएगा, 2.9 किया तो भी 3 आएगा। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोर एंड सीन फंक्शन। तो फ्लोर राउंड फिगर करेगा डाउनवर्ड और सील राउंड फिगर करेगा अपवर्ड। ठीक है, तो फ्लोर और सील समझ में आया सबको? तो ये सब फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा यूज होगा। यहां तक कोई डाउट हो, किसी को ना समझ में आ रहा है तो पूछ लो। अनीता आ रहा है समझ में? यस सर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शंस इसमें हैं। अब मान लो मैथ लाइब्रेरी के अंदर मान लो 1000 फंक्शन डिफाइन करके रख दिए, है ना? तो सारा फंक्शन आपको याद तो होगा नहीं। कोई 5 साल से भी काम कर रहा होगा तो भी याद नहीं होगा। लाइब्रेरी का नाम हम याद करके रख सकते हैं, लेकिन उस लाइब्रेरी में कितने फंक्शंस हैं वो कोई भी याद करके रख नहीं सकता, है ना? अब मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि इस मैथ लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं और कितने फंक्शन डिफाइन करके रख रखे हैं। पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं इसका हेल्प लेना चाहता हूँ, पता करना चाहता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन इसमें डिफाइन करके रख रखा है ना? तो ऐसा करने के लिए किसी भी लाइब्रेरी के बारे में आपको पता करना है, कोई भी लाइब्रेरी जितना मैंने अभी तक बताया, तो लाइब्रेरी का नाम तो आप याद रख सकते हो, लेकिन हर लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से कितने फंक्शन है वो किसी को भी याद नहीं होगा। तो पता करने के लिए हेल्प नाम का फंक्शन यूज करोगे, और हेल्प में जिस भी लाइब्रेरी के बारे में आपको पता करना है तो उस लाइब्रेरी का नाम दे दो। तो जैसे ही मैं हेल्प में मैथ लिखूंगा और इंटर करूंगा, अब ये पूरा हेल्प जो फंक्शन है पूरा डिटेल बताएगा, पूरा हर फंक्शन का डिफिनीशन सिंटैक्स पूरा बताएगा कंप्लीट। अब आप उसको पढ़ते जाओ और जिस फंक्शन की जरूरत है उसको आप यूज कर लो। बात समझ में आई? तो इस तरह से हेल्प का यूज करके आप किसी भी लाइब्रेरी के बारे में पता कर सकते हो कि उसके अंदर कितने फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। अब जैसे मैं इंटर करूंगा, देखो पूरा डिटेल बताया, कौन कौन से फंक्शंस हैं, फंक्शन का डिफिनीशन सब बता रहा है। इंटर करते जाओ सारा बताता जाएगा। बहुत सारे फंक्शन है, अभी मैंने सील वाला फंक्शन बताया, ठीक है? सारे फंक्शन मिल जाएंगे आपको, पूरा लिस्ट मिल गया आपको। ये देखो कई पेज का है, इंटर करते जाओ देखते जाओ। फैक्टोरियल, फ्लोर अभी बताया। अब मान लो इसमें मैथ लाइब्रेरी के अंदर 100 पेज का डॉक्यूमेंटेशन है, फिर तो आप इंटर करते रह जाओगे। और मान लो मेरे को जो फंक्शन देखना था वो मेरे को मिल गया, अब मेरे को आगे नहीं देखना, यहीं से बाहर निकलना है बीच में से ही। तो कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो आपका यहीं से बीच से कमांड टर्मिनेट हो जाएगा। कंट्रोल सी। और अगर नहीं करना है तो इंटर इंटर करते जाओ, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा।
बात समझ में आई? तो जैसे ही आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे तुरंत आपका कमांड बीच में से ही क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। अनीता यहां तक बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरह से आप किसी भी लाइब्रेरी के बारे में हेल्प लेके देख लोगे ना, समझ में आया कैसे हेल्प लेना है? और जिस भी लाइब्रेरी के बारे में हेल्प लेना है पहले उसको इंपोर्ट करना मस्ट है, बिना इंपोर्ट किए काम नहीं करेगा। तो पहले इंपोर्ट फिर हेल्प में उस लाइब्रेरी का नाम। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पीछे कोई डाउट है किसी को, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ रहा है समझ में? चलो आगे। अब जैसे आपको बोल दिया गया कि मेरे को ना इस साल का पूरे 12 महीने का कैलेंडर बना के दो, तो अब कितना भी आप प्रोग्रामिंग करोगे बन नहीं पाएगा, है ना? तो अगर आपको पूरे 12 महीने का कैलेंडर आपको शो करना है तो इसके लिए इसने एक लाइब्रेरी बना के दे दी, इंपोर्ट कैलेंडर। स्पेलिंग ध्यान देना, DER कर दिए तो इधर आएगा ना। स्पेलिंग पे ध्यान देना है आप लोगों को। कैलेंडर में स्पेलिंग में अगर आपने DER दे दिए तो इधर आ जाएगा ना। तो स्पेलिंग ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो कैलेंडर नाम का एक लाइब्रेरी बना के दे दिया और इस लाइब्रेरी के अंदर PRCal नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। PRCal का मतलब पर ईयर कैलेंडर। अब इसमें जो भी आप ईयर डालोगे उस ईयर का पूरे 12 महीने का कैलेंडर शो कर देगा। कुछ नहीं करना, कोई कोडिंग नहीं करनी है आपको। और इसमें बैक डेट का भी ईयर डालोगे, है ना, 1990 डालोगे तो भी आएगा, 2099 डालोगे तो भी आएगा। फ्यूचर का, बैक का, कोई भी डेट डालो, ईयर डालो, सब फीड है पहले से। बात समझ में आ रही है सबको? 2024 का नए साल का कैलेंडर आपको चाहिए तो 2024 डाल दोगे तो 2024 का आएगा। तो अभी मैं करंट ईयर डाल रहा हूं। तो अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा पूरे 12 महीने का कैलेंडर आपका प्रॉपर फॉर्मेट में शो कर देगा। तो काम कितना आसान कर दिया पाइथन ने। ये कैसा कितना भी कोडिंग करके आप बना ही नहीं सकते। ये देखो पूरे 12 महीने का कैलेंडर प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है जैसे कैलेंडर होता है। कोई डाउट? तो इन्हीं सब लाइब्रेरी के होने की वजह से हमें उतनी हार्ड लेवल वाली कोडिंग पाइथन में करनी ही नहीं। यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? तो ये समझ में आया? अब मान लो आपको पूरे 12 महीने का कैलेंडर नहीं चाहिए, करंट केवल एक मंथ का कैलेंडर चाहिए, इसी मंथ का, जुलाई का, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए दूसरा फंक्शन। तो इस कैलेंडर लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से फंक्शन है, हेल्प, है ना। चलो अब मेरे को करंट मंथ का कैलेंडर चाहिए, एक ही मंथ का, जुलाई का। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। कैलेंडर डॉट मंथ, मंथ नाम का फंक्शन है। अब ऑब्वियस ही बात है कि मंथ फंक्शन के अंदर आपको दो पैरामीटर देना होगा, एक ईयर और एक मंथ। किस ईयर का, किस मंथ का कैलेंडर चाहिए, तो पहले आपको ईयर देना है, उसके बाद मंथ। अब इंटर करोगे तो शो तो करेगा लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आएगा। ये देखो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा ना। अब मैं चाहता हूं कि प्रॉपर फॉर्मेट में आए तो इसके लिए प्रिंट के अंदर आपको उसको देना पड़ेगा। तो प्रिंट के अंदर आप दे दोगे ना तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए।
कोई कंफ्यूजन? तो कैलेंडर लाइब्रेरी का यूज आप लोगों को समझ में आया? आप इसका यूज करके पूरे साल का कैलेंडर देख सकते हो या पर्टिकुलर किसी मंथ का कैलेंडर आप निकाल सकते हो। बस आपको लाइब्रेरी और फंक्शंस के नाम याद रखने हैं, कोडिंग कुछ नहीं करनी, कोडिंग वो खुद कर रहा है। ये सारे फंक्शन सी में बने हुए हैं, सी की कोडिंग चल रही है बैक में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। यहाँ तक सबका हो गया? तो वन बाई वन सारी लाइब्रेरी आप लोग को समझ में आ रही है? तो ये सब मैं मेन मेन लाइब्रेरी बता रहा हूँ जो आप लोग को याद रखना ही रखना है। ऐसे ऐसे कम से कम 5,000 से ज्यादा लाइब्रेरी बना के रख रखा है पाइथन में, है ना? चलो आगे देखो। इसमें एक टाइम नाम का लाइब्रेरी आता है। मान लो कहीं पे ना आपको करेंट डेट और करेंट टाइम लिखना है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस टाइम लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन बना के दे रखा है। जैसे ही उस फंक्शन को कॉल करोगे, आपके सिस्टम में जो भी करेंट डेट और टाइम होगा वो अपने आप पिक करके शो कर देगा। बात समझ में आई? तो इस टाइम लाइब्रेरी के अंदर ASC टाइम नाम का एक फंक्शन होता है। और जैसे ही इंटर करोगे तो करेंट डेट और करेंट टाइम आ गया, दिख रहा है आपको? 12 जुलाई 1:18:19। अगर आपके सिस्टम में गलत डेट और टाइम सेट होगा तो गलत आएगा। सिस्टम से उठाता है, याद रखना। समझ में आया? तो एक एक लाइब्रेरी और फंक्शन समझ में आ रहा है सबको? तो बस रटने वाली चीजें हैं, प्रैक्टिस है बस। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? पीछे आ रहा है समझ में सबको? अब जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, पेमेंट करते होगे तो OTP आता है, और हर बार OTP अलग अलग आता है। तो अगर आपको पाइथन का यूज करके OTP जनरेशन का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपको ये लाइब्रेरी यूज करनी होगी। इसमें एक रैंडम नाम का एक लाइब्रेरी होता है, और रैंडम जो लाइब्रेरी है ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। हर बार अलग अलग नंबर जनरेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आगे चल के जब हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे तो मैं OTP जनरेशन का प्रोग्राम बताऊंगा, तो वहां पे मैं यही लाइब्रेरी यूज करूंगा। अब इस रैंडम लाइब्रेरी के अंदर रैंडिंट नाम का एक फंक्शन होता है, और इस रैंडिंट फंक्शन के अंदर आपको 2 वैल्यू पास करनी होगी, स्टार्टिंग रेंज और एंड। 2,10 देने का मतलब अब हर बार ये 2 से 10 के बीच का रैंडम नंबर जनरेट करेगा। आई बात में? 2 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। ये देखो, हर बार अलग अलग आएगा, आप बता नहीं सकते क्या आएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? रिपीट भी हो सकता है ना? जब भी वैल्यू आएगा वो 2 से 10 के बीच में ही आएगा, और 2 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
तो यही सब लाइब्रेरी आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है। इसमें एक और फंक्शन होता है रैंडम डॉट रैंडम। एक रैंडिंट होता है और एक रैंडम होता है। रैंडम में आप कुछ रेंज नहीं दे सकते, गलती से दे दिया तो सिंटैक्स एरर। और रैंडम में रेंज हम पहले से डिफाइंड है, पहले से आप दे नहीं सकते। और इसमें जो रेंज लेता है वो 0.0 से 1.0 के बीच में लेता है। इसमें हमेशा डेसिमल वैल्यू आएगा और कभी भी 0.0 नहीं आएगा और कभी भी 1.0 नहीं आएगा। 0.0 से 1.0 के बीच में वैल्यू आएगी। तो अगर आपको डेसिमल नंबर, रैंडम नंबर चाहिए तो ये वाला फंक्शन यूज करो। बात समझ में आई सबको? ये देखो, ये क्लियर है? हर बार डेसिमल नंबर आएगा 0.0 से 1.0 के बीच में ना। सबको आ रहा है समझ में? तो रैंडम और रैंडिंट में डिफरेंस क्लियर? रैंडिंट में हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, रैंडम में रेंज डिफाइन नहीं कर सकते। रैंडिंट में हमेशा होल नंबर आएगा और रैंडम में हमेशा डेसिमल नंबर। तो मेन जो लाइब्रेरीज मैंने बताया, अब आप लोग को अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई। तो इंटरेक्टिव मोड में कैसे कैसे काम करते हैं अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। तो आज आप लोग को क्या करना है, जैसे जैसे मैंने बताया है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आइडल का, और जैसे जैसे मैंने बताया है ये पूरा प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब लिख लो, अगर आपको इंटरेक्टिव मोड से बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए एग्जिट नाम का फंक्शन यूज करोगे। इंटरेक्टिव मोड से बाहर निकल के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है तो एग्जिट नाम का फंक्शन यूज करोगे। तो जैसे ही एग्जिट फंक्शन यूज करोगे वापस से आप कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाओगे जहां से आप इंटर किए थे। बात समझ में आई? और अब कमांड प्रॉम्प्ट से भी बाहर निकलना है तो फिर से आपको एग्जिट टाइप करना होगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाना कमांड प्रॉम्प्ट में ना। तो जैसे ही एग्जिट लिख के इंटर करोगे आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी बाहर डेस्कटॉप पे आ जाओ। तो इंटरेक्टिव मोड कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, अच्छे से क्लियर? तो सब लोग आप लोग गूगल क्लासरूम का लिंक ले लेना, उसमें ऐड हो जाना। तो आज जो जो मैंने क्लास बताई है वो सारा मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो अगर कुछ दिक्कत आती है तो उस रिकॉर्डिंग को फिर से देख के फिर से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो आज ये सारा करना है आप लोग को। अब कल मैं स्क्रिप्ट और आइडल पे काम करना बताऊंगा। इंटरेक्टिव में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।